Hello everyone in the Ansatari, and this is the third series, this is the third video of our polity series, where we are dealing about the pre-constitutional and during the freedom struggle movement, what were the constitutional steps which were taken by the noble and rebellious leaders of our country, which finally led in the formation of a republic, sovereign and independent country, that is India, which is known as Bharat. तो हमने बात की कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, then 1935 Act, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, and now we are dealing with the Indian Independence Act of 1947. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 यहाँ पर एकदम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हट करके इंडियन इंडिपेंडेंस वर्ड का यूज हुआ है. तो दैट इज सिग्निफाइंग कि जो डिमांड थी ऑफ गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, वो कहीं ना कहीं फुलफिल ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने मानी. और इसमें एक इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशन हैं उसका भी एक फैक्टर है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जब ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशंस थी और जो एलाइज का पावर था स्पेशली बाय द यूएस, वो आने की वजह से एक फैक्टर बना जिसकी वजह से ब्रिटेन है उसको बोला गया कि आप डीकोलोनाइजेशन की तरफ बढ़िए. और जो हमारे यहाँ अलग अलग फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे उनका भी एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानी. और हमारे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट एटली उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर से अपना रूल जो है एक स्पेसिफिक डेट को खत्म कर देगी, एंड दैट वाज जून 30, 1948. प्रवेश, और इसी के बीच में यस आई विल ऐड कि इसका कंटेक्स्ट क्या है 1947 का. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 1935 में देयर वाज अ इंक्रीज ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, प्रोविंशियल स्टेट्स. वहां पर इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ते गया स्टेट्स में. सेंट्रल में लेकिन ऑलरेडी कंट्रोल था, ब्रिटिश का कंट्रोल ज्यादा था. स्टेट में देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिजर्व लिस्ट और नॉन रिजर्व लिस्ट. रिजर्व लिस्ट मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, वो गवर्नर के हाथ में थे. नॉन रिजर्व लिस्ट मतलब हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द जो लोकल बॉडीज है वो सब इंडियन के हाथ में थे. 35 से 37 के बीच में उन्होंने एक तरह से 30 इलेक्शन होता है 37 में, इसमें कांग्रेस पार्टी जीत के आते हैं अधिकतर जगह पे. 37 में और से लेकर 39 में 2 साल वो वहां के जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको चलाते हैं. और उसके जब चलाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन तब भी कभी कभी भी इंटरफेरेंस बढ़ते जाता है फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, ब्रिटिश अथॉरिटीज, कि एजुकेशन के लिए आप स्कीम ला रहे हो लेकिन फंड नहीं है. आपको पता है कि लोकल बॉडीज में ये चेंज करना है लेकिन आपको परमिशन मांगना पड़ता है. तो फिर कैसे भी तैसे भी वो काम कर ही रहे थे 39 तक आते आते. लेकिन 39 में कि वर्ल्ड वाइड में चेंज हो रहा था सिचुएशन इन द एनवायरमेंट. तो वहां वर्ल्ड वॉर 1 2 स्टार्ट होता है 39 में विद द इन्वेजन ऑफ द पोलैंड बाय जर्मनी. और फिर ब्रिटिश और बाकी जब फ्रांस, दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी. तो उसके बाद से फिर इन लोग भी रिजाइन कर दिए. उसके बाद फिर 1940s में इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है गांधी जी के समय में. और उसमें बात होता है कि हम लोग जब तभी सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर को जब आप मुझे पूरे आजादी देंगे, फुल इंडिपेंडेंस. लेकिन वो फिर सोचते हैं कि ठीक है अभी तो टालते हैं बात को. जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होते रहता है इन द पैसिफिक रीजन, जब जापान भी घुस जाता है वर्ल्ड वॉर के समय में, तब उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा एक तरह से नेगोशिएशन करना पड़ेगा इंडियन लोग के साथ. तब वो बात लेके आता है वेस्ट ऑफर का, बात करते हैं. फिर बात करते हैं क्रिप्स मिशन का, उसमें बोलते हैं कि डोमिनियन स्टेटस देंगे तुम्हें. तो जो हमारे जो लोग हैं इंडियन इंडियन लीडर्स है वो बोलते हैं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. उसके खिलाफ ही फिर जब घोषित करते 8 अगस्त 1942 में कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, अगले दिन ही पूरा एक तरह से उनको डिटेन किया जाता है, पूरे टॉप ब्रास ऑफ द कांग्रेस पार्टी. तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट फिर होता है वो एक तरह से रेवोल्यूशनरी होता है, ऑन द स्पॉट होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया फैल जाता है. तो ये 42 का बात है. फिर धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होते रहता है. तो ब्रिटिश को भी लगता है कि और देना चाहिए, यूएस की तरफ से प्रेशर रहता है कि आप थोड़ा और डिव्यूल करें पावर्स टू द इंडियन पीपल. तो 45 आते हैं, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तब फिर कैबिनेट मिशन आता है 46 में. और फिर वो बात करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर का बात कर सकते हैं, कैसे होना चाहिए, पोस्ट वॉर क्या होना चाहिए. तब वो बात करते हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, उसको अलग दिया जाए, थोड़ा और उनको ऑटोनॉमी मिलना चाहिए. और साइड बाय साइड ये चल रहा है पैरेलली. वो चाहते हैं कि जो इंडिया बाद में बन भी सकता है तो वो ज्वाइंटली अगर इंडिया बनेगा तो बहुत ताकतवर होगा,
हो सकता है लॉन्ग टर्म जो ब्रिटिश इंटरेस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वो हार्म हों सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि फिर कि चलो जो इंडिया बने वो वीक रहे, वो एंग्लो सैक्सन डोमिनेटेड कंट्रोल के अंदर में रहे, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग को 1940 से। तो लाहौर डिक्लेरेशन, और वहां से फिर स्टार्ट होता है जो कन्फ्रंट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय द मुस्लिम लीग, और धीरे धीरे करके वो हमेशा से एक तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को भी स्टैंड रहेगा, उसके खिलाफ ही बात करते रहेंगे। तो 46 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनता है उसमें भी वो वॉकआउट कर जाते हैं। तब 46 में फिर जब जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि वो वॉकआउट कर ही गए, तो हम लोग सरकार बनाते हैं। तो उसके बाद के 47 आते हैं। तो ये कंटेक्स्ट हो गया पीछे 35 से लेकर 47 के पीछे में। उसके बाद प्रवेश यू कैन कंटिन्यू। Okay, can you please stop recording for a minute? करो ना। तो जो जापानीज वाला आपने कंसर्न रेज किया, तो इसमें जो प्रेसिडेंट थे यूएस के उस टाइम पे, तो उनका भी काफी ज्यादा रोल था, क्योंकि वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थे। एंड हाँ जो ब्रिटेन था वो टोटली डिपेंडेंट था उस टाइम पे यूएस के ऊपर। ट्रू, फॉर एड द रीजन एड के ऊपर भी, और फिर जो ब्रिटेन वुड जो बोलते हैं 1944 के समय में, जो इकोनॉमिक्स में भी लिए हैं सेशन में, कि उसमें पोस्ट वॉर कैसा होना चाहिए वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम। यूएस हमेशा फोकस कर रहा है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मॉडल का। उसको पता है कि ब्रिटिश जो है वो बात करते हैं प्री जो पावर है, प्री ग्लोबल पावर है। अब नया एंट्री हुआ है क्योंकि यूएस पोर्ट्रे कर चुका है 1945 में कि हम लोग वर्ल्ड पावर है, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर यूज किया उस समय। तो वो चाहें कि मोर से मोर कंट्री जो डीकोलोनाइज जाए। उसके बाद वो कंट्री जो होगा उसका जो मॉडल होना चाहिए वो कैपिटलिज्म हो, ताकि फिर उनका जो अपना प्रॉफिट है वो आप बढ़ा सकते हैं यूएस। तो यूएस का मानसिकता डीकोलोनाइजेशन का फॉर द अफ्रीकन पीपल नहीं था ना, इंडियन पीपल था। उनका था अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उनके लिए मार्केट खुल जाए बाकी लोग के लिए। ये था माइंडसेट। बट इनडायरेक्टली तो वो इंडिया के लिए वर्क कर गया ना। हाँ इनडायरेक्टली, लेकिन आइडियोलॉजी माइंडसेट डिफरेंट था। प्रवेश यू कैन कंटिन्यू। 47 के तो पहले तक का इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट हो गया। अब yes, फिर हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया, जिसने बात की कि जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस दी जाएगी। और उसमें एक इन्होंने फीचर बताया है कि दो हिस्सों में अ, जो इंडियन डोमिनियन है उसको बांटा जाएगा। एक का नाम होगा इंडिया, एक का नाम होगा पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको राइट दिया जाएगा सुसीड करने का दोनों से, और वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हैं, इंडिया के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा बात ये हुई कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनको वाइसरॉय जो थे वो इंडियन डोमिनियन के थे, और इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय ऑफ इंडिया ही रहने दिया। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान के वाइसरॉय यानी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो बने। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ये सिग्निफाई करता है कि जो इंडियन डोमिनियन है उसको डोमिनियन स्टेटस नहीं, उसको एक फुल इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की गई कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के पास होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दोनों ही डोमिनियन के ऊपर यानी पाकिस्तान और इंडिया, वो पूरे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आप कॉमनवेल्थ के मेंबर जो हैं वो भी हट जाएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज है, जो यहाँ पर इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी, वो भी पूरी नल एंड वॉइड हो जाएगी। आप उसे रखना चाहे तो रख सकते हैं। उसके बाद जो हमने ट्रीटी साइन की हुई है उसका भी अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप पूरी नई ट्रीटी साइन कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हमने लगा रखे हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, और जिसके लिए 1946 के 11 दिसंबर से ही प्रोसेस शुरू हो चुका था, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहा जाता है, जहां पर औसत ने बताया कि जो मुस्लिम लीग थी वो बैकआउट कर गई थी विद इन सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द सेशन। और जिसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जिसके अंदर बात की गई कि इंडिया किस तरीके से दिखेगा, इंडिया किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, इंडिया के लोगों को क्या मिलेगा, फंडामेंटल राइट कैसे होंगे, कितने होंगे, इकोनॉमिक राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे होंगे। उसके बाद इंडिया किस पैटर्न पर ब्रिटिश सरकार के साथ बात करेगा, इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बनेगा या नहीं। तो सारी बातें 11 दिसंबर 1946 से चालू होती हैं, अलग अलग कमिटीज बनती हैं, ड्राफ्ट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और फाइनली 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को जो टोटल असेंबलीज के मेंबर जिनका नंबर था 389, उसके अंदर से 384 जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करते हैं।
और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहें तो इस सेट के अंदर आप कर नो प्रवेश, तो ओके। कंटिन्यू। So now we can discuss about this question as to, did the government of India Act 1935 lay down a federal constitution system? So yes, we can say that the government of India Act 1935 laid down a federal constitution in 4 to 5 principles. Number one, it provided the idea of federalism, where the central, where the princely states, chief commissioned provinces, and the princely states will come under one ambit as a federal government. बाईकैमरलिज्म, जिसके अंदर 2 हाउसेस बनाने की बात की गई, जिसमें कि प्रोविंशियल स्टेट से आएंगे, प्रोविंशियल स्टेट से नॉमिनेट किए जाएंगे, और लोकसभा तो नहीं बोलेंगे, अपर हाउस एंड राज्यसभा, ऐसे वो काम करेंगे, और पैन इंडिया लेवल पे सिलेक्शन होगा बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें माइनॉरिटीज का भी इंकॉर्पोरेशन किया जाएगा। तीसरा, जो लिस्ट सिस्टम है, सेंट्रल लिस्ट की बात हुई, स्टेट लिस्ट की बात हुई, और कॉन्करेंट लिस्ट की बात हुई, जिसके अंदर क्लियर डिमार्केशन हुआ प्रिंसिपल्स का और पावर्स का कि किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, किस तरीके से स्टेट करेगी, और किस तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों करेंगे। इसके बाद जो बात 1935 का जो एक्ट है, वो बात करता है कि जो रेजिजुअरी पावर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को दी जाएगी, और जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो हमारे गवर्नर जनरल है उनको दी जाएगी, ताकि यूनियन पूरी जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात की गई कि जो फंडामेंट, जो अलग अलग राइट्स हैं वो दिए जाएंगे, और आई थिंक दिस मच पॉइंट और आर भी इनफ टू जस्ट अदर देन दैट 2 एरियाज है जहाँ पर रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट उसका बात किया गया। कुछ कुछ एरियाज है जो गवर्नर के हाथ में दिया गया, बाकी सब मिनिस्टर को दिया गया, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद रिस्पेक्ट टू द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिश किया गया, तो ये फेडरल प्रोविजन का बात है इसमें। लेकिन हाँ, लास्ट में इसी के कमेंट ये लिखेंगे, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन वो था, इट वाज बस दिखने में फेडरल था, लेकिन जो स्पिरिट जो था यूनिटरी था, क्योंकि जो बैक ऑफ द जो बेस था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और गवर्नर थे प्रोविंस के, उन्हीं के हाथ में मेजोरिटी ऑफ पावर्स था। तो कॉलोनियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इम्पोज करना चाह रहे थे फेडरल के हिसाब से, वो एक तरह से यूनिटरी इन स्पिरिट था, वैसा बोल सकते हैं कमेंट में। हाँ, इसमें एक लाइन, 2 चीजें और वो ऐड करूंगा कि फेडरल जुडिशरी की बात की गई थी, फेडरल बैंकिंग सिस्टम जिसमें कि आरबीआई की बात की गई थी, और ये बात की गई थी, मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रूली फेडरल ये नहीं था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको फुल राइट दिया गया था कि आप जो है मना भी कर सकते हैं फेडरलिज्म में आने से, तो एक उनको वॉलेंटरी ऑप्शन भी था, तो कहीं ना कहीं फेडरल स्पिरिट में नहीं था, फेडरल दिखा रहा था लेकिन फुल फेडरल स्पिरिट नहीं थी। यूनिटरी और स्पिरिट था, हाँ, कॉलोनियल दूसरा ये स्पिरिट जो था। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात की गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो खाली मुस्लिम्स का ही नहीं, अलग अलग कम्युनिटीज का बढ़ाया गया, जिसने कि फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं तोड़ने में और यूनिटरी सिस्टम लाने में मदद की। तो हम इसी वजह से जो अलग अलग हमारे यहाँ फॉर्मेशन जो पार्टीज थी, सभी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को एक्सेप्ट करने से मना किया, और जो इंडिया है वो टिल इट्स इंडिपेंडेंस रूल हुआ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 46 में फिर 35 के अनुसार इलेक्शन हुआ था 46 में Yes. सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अपने सॉल्व कर देना ये, बाकी फिर क्वेश्चंस हो गया, यहाँ से बताओ प्रवेश। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। अभी तो हमने ब्रॉडली ये बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंटेक्स्ट क्या था, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कांस्टेंट डिमांड की जा रही है बाय द इंडियन लीडर्स कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए। पहले बात की गई कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दीजिए, जिसमें कि सरकार तो रहेंगी, जो हेड रहेंगे आप, लेकिन सरकार चलाएंगे हम, उसको बोला जाता है डोमिनियन स्टेटस। लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब डोमिनियन स्टेटस भी मिलने लगा, तो उसके बाद रियलाइज ये हुआ कि जो इंडिया है उसको एक ब्रिटिश गवर्नमेंट या उसको एक फॉरेन गवर्नमेंट रूल कर ही नहीं सकती, उसको एक इंडिजिनस जो लोग हैं उसको वही गवर्न कर सकते हैं। तो फिर जब बात की गई कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसके बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में बनना कैसे तैयार हुआ। यस,
So during 1946 जो कैबिनेट मिशन है वो आता है, एंड कैबिनेट मिशन फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यस सर. इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बात करते हैं कि हाउ मेनी सीट्स, जैसे कि हमने बताया कि 389 वर द टोटल सीट्स, आउट ऑफ विच 296 फॉर द ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, एंड 93 वर फॉर द प्रिंसली स्टेट्स. एंड मेजोरिटी की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली द कांग्रेस पार्टी वाज हैविंग मेजोरिटी. 9 December 1946 इज अ डेट which is known for the first meeting of the assembly, जिसमें 211 members ने participate किया. तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन या रिप्रेजेंटेटिव थे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, बिकॉज ऑफ कम्युनल रीजन, बिकॉज ऑफ रीजनल रीजन, बिकॉज ऑफ पार्टीशन पॉलिटिक्स एंड नंबर ऑफ अदर रीजन. और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है. तो ये वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जिसको वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लीगल मेंबर जोड़ा गया था. ही इज नोन फॉर हिज great service into the imperial civil services. He was a judge also by profession. Then 11 December 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंसी की पोस्ट क्रिएट की जाती है, जिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिठाया जाता है एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया जाता है श्री बी.एन. राव को. बी.एन. राव was also from the imperial civil services. He was also a jurist. So Ashik, apart from that, if you want to include something, so you can. तो इसमें नहीं, यू कैन कंटिन्यू प्रवेश. बात इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम December 9, 1946, वहां से फिर स्टार्ट होता है कि डेलिब्रेट डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस. वो एक बार बता दो, वहां से लेकर के 50 तक बीच में क्या चीज? डेलिब्रेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस 1946 में जो स्टार्ट होता है, वहां से 50 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है पूरा ओवरऑल पीरियड. हाँ, वही हम ग्रेजुअली इसमें देखेंगे. यस. तो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में हमने देख लिया. उसके बाद हम बात करते हैं 13 December 1946. ये डेट जानी जाती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया, जिसके अंदर बताया गया कि फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. तो इसमें बात की गई कि इंडिया का जो नेचर होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक. इंडिपेंडेंट का मतलब आप सभी जानते हैं. सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी सिग्निफाइज द राइट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली both domestically as well as internationally. What is the meaning of republic here? The republic means constitutionalism, that is rule of law, where everybody is equal in the front of law, everybody will run according to the law, and everyone is below the law. That is the simple meaning of republic. एंड प्रवेश, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो रहेंगे, इट विल बी नॉट बी अपॉइंटेड, इट विल बी इलेक्टेड. इसलिए रिपब्लिक होता है, इस नाम है. तो इसलिए यूके रिपब्लिक नहीं, इंडिया रिपब्लिक है. No, that is not the clear demarcation, Oshik. The meaning of republic is not that only the elected person will be there. So there is a slight differentiation. One is republic democracy and one is republic monarchy. So republic simply means rule of law, constitutional law, and everyone is below the law. But what is monarchy? Monarchy simply means that the head of the state is hierarchically appointed, is not coming from the direct elections. So Britain is also completely republic, but Britain is known as republican monarchy, and India is known as republican democracy, where the people or where the head of the state is getting elected. So that is a thin line of between the I republic. would say कि if रिपब्लिक को अगर हम सिंपल सेंटेंस में बोले कि इट इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट इज देयर, तो इट सिग्निफाइज कि यस द कंट्री इज अ रिपब्लिकन कंट्री. So Mansi, is it a question or is it a statement? It's a statement कि can we say this कि republic means there is a nominal head of state in the country. Well, there is no association of exact this statement with the term republic. The republic, again, I'm reiterating the same thing, that the meaning of republic is where the constitutionalism and government works according to the rule of law. Monarchy, when get associated with the term republic, it simply means that the head of the state is not elected, it is appointed, whether it is nominal or it's non-nominal. In India, we have the republican democracy where the head of the state is indirectly elected. In India also, he is not directly elected. Here also it is indirectly elected.
any True, supplementary Pravesh. question? क्राउन रिपब्लिक बोलते हैं, मोनार्किकल रिपब्लिक, Yes. ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है। So we cannot categorize that Britain is not a republic. There is no rule of law. Even there is more rule of law. So that is why I'm saying there is a thin line of difference between both. Then ये बात की गई कि India will be a union, and union simply means the power lies in the hands of the central government, and Indian states, जो भी इंडिया के स्टेट अभी हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा अभी फिलहाल में जो स्टेट हैं या फ्यूचर में जो बनेंगे या फ्यूचर में जो यूनियन टेरिटरीज बनेंगी, सभी की सभी यूनियन के अंडर ही आएंगी। किसी भी स्टेट को ऑटोनॉमी इतनी नहीं दी जाएगी कि वो यूनियन को ओवर पावर करे। उसके बाद बात की गई कि जो पावर और अथॉरिटी होंगी यूनियन की भी, वो डिराइव होंगी पीपल से और कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर बात की गई कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को दिया जाएगा, इक्वालिटी दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी, और पब्लिक मोरालिटी और सब्जेक्ट टू लॉ के, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का जो प्रोविजन है कि आप कंट्री के अंदर रहेंगे, आप हर चीज एंजॉय करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की भी शुरुआत यहीं से हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज और वल्नरेबल और डाउन ट्रोडन जो सेक्शन था उसकी बात की गई कि किस तरीके से जो डिप्रेस क्लासेस है, जिसके साथ जिनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस होते आ रहे हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी बाय फंडामेंटल राइट्स। देन बात हुई कि रिपब्लिक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाएगा, इसमें लैंड भी है, सी भी है, एयर भी है, और अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ होगा, जैसे अलग अलग कंट्रीज का मेंटेन होता है। और जो इंडिया है वो वर्ल्ड में पीस और वेलफेयर के लिए काम करेगा। ये लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो वी कैन से प्रवेश कि जो इंडिया का फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है और प्रियम्बल है, उनका जो डायरेक्शन है, इट वाज लेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास बाय द पंडित नेहरू जी। Yes, we believe so. We believe so that objective resolution is the primary source of the fundamental right, directive principles, and the other substantive part of the constitution. And we'll come on that. Then यहाँ पर हम कुछ factual information देख लेते हैं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, he planned for the 2 constituent assemblies and number of seats were reduced to 299. The reason being that the partition of the house happened because there was a constant demand to form the Pakistan. एंड लियाकत अली पैक्ट की भी हम बात करते हैं 1946 के अराउंड, जहां पर बात होती है जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली इन द लास्ट ऑफ द सीरीज यही निकल के आता है कि लेट देम हैव देयर पाकिस्तान and let's continue the formation of your independent republic, that is India, by framing a beautiful constitution which was done by Shri B.R. Ambedkar in 2 years, 11 months and 18 days. So first parliament of India. तो यहाँ पर एक चीज और मैं हाईलाइट करूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बैठती थी एक दिन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बैठती थी और एज ए पार्लियामेंट भी बैठती थी। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो इंडिया के अंदर चल रहा था वो भी चल रहा था, लेकिन जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात हो रही थी, जो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस कंट्री के अंदर जरूरत था उस टाइम पर, वो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए पार्लियामेंट जब बैठती थी तो अलग अलग लॉ पास करती थी। तो इसलिए मल्टीपल और हम बोल सकते हैं ड्यूअल टास्क हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के अंदर किए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया श्री जीवी मावलंकर को जाना जाता है, और चेयरमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जब पार्लियामेंट की तरह बैठेंगे तो जीवी मावलंकर जी उसको हेड करेंगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटीज बैठेंगी, ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा होगी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बैठेंगे। एंड 26 नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली डिक्लेयर किया गया कि इट इज डन, एंड 384 मेंबर्स साइंड, क्योंकि उनमें से 5 लोग जो है वो एक्सपायर हो गए थे, एंड दिस वाज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच द 384 पीपल साइंड ऑन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें आई विल ऐड 2 मोर पॉइंट कि नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950, और उसके बाद फिर नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950, और उसके बाद फिर इट इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950, और फिर 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे होता है। इट वाज अडॉप्टेड ऑन दैट डे। प्रवेश कंटिन्यू। Yes. Okay. So, Oshik, kindly scroll the screen. Yes.
तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग बार जो है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कराना, कॉन्स्टिट्यूशन का खाचा तैयार करना, वो अलग अलग ड्राफ्ट पास करती थी, उसके ऊपर चर्चाएं होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, अलग अलग चीजों के ऊपर बात होती थी। उसमें ये बोला जाता था कि फंडामेंटल राइट्स आप लाएंगे तो किस तरीके का फंडामेंटल राइट्स होगा, कितनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप डालेंगे, यूनियन ही क्यों जरूरी है, स्टेट के पास भी तो ऑटोनॉमी हो सकती है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के आप रिलेशंस कैसे डिटरमाइन करेंगे, फाइनेंस कमीशन का क्या क्या रोल होगा, किस तरीके से वो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स करेगा। उसके बाद आप अलग अलग कंट्रीज के से क्या इंस्पायर हो रहे हैं जो अलग अलग कंट्रीज से लेंगे, तो हर चीज के ऊपर चर्चा हुई। और उसी की और यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गेटिंग ईच अदर, जिन्होंने, जिसके बाद ये डिक्लेयर होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। एंड बी एन राव वॉज अ लीगल एडवाइजर हु हेड इन लीगल कोडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम बात करते हैं 8 कमिटीज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहली थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी को भी उन्होंने किया। हाउस कमेटी को पी पत्ताबी सीतारमैया, I think he belongs from the Andhra Pradesh of that particular time, and he held this committee. Committee on the functions of the Constituent Assembly was headed by G.V. Mavalankar, जिनको फर्स्ट स्पीकर का दर्जा दिया गया। स्टेट्स कमेटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज के ऊपर, तो वो वल्लभ भाई पटेल। माइनॉरिटी की सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी जे.बी. कृपालनी। नॉर्थ ईस्टर्न जो कमेटी थी उसको गोपीनाथ बारदोली, I think he was a CM also later on of the Assam। and Union Powers Committee को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी नेहरू एंड ड्राफ्टिंग कमेटी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए कि हम एक एक कमेटी और उसके जो हेड ऑफ द कमेटी थे उनको याद करें, बिकॉज डायरेक्टली द यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस टाइमली in various different sort of exams on these set of areas. I think Kaushik, we have done this inheritance of the national movement, objective resolution लिया गया। So we Let can it end. come down. Okay. Okay, so thank you so much and keep watching Ansarkari. We hope that we are delivering best practicable for you and for us also. And we are wishing that this is going to help every one of us. Thank you so much.